आज हम लोग शुरू करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट 4। क्या शुरू करेंगे आज हम लोग? पार्ट 4 शुरू करेंगे। पार्ट सॉरी पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 4 नहीं, पार्ट 3। ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? इस टॉपिक में देखेंगे एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विथ बांग्लादेश। क्या क्या देखेंगे हम लोग कि बांग्लादेश के साथ जो हमने क्या करा था, अपना टेरिटरी को एक्सचेंज करा था, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। द 100th Constitutional Amendment Act 2015 was enacted to give effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered in between the government of India and Bangladesh। देखिए, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में क्या हुआ, इस बात पे इफेक्ट हुआ, इस बात की चीजें आई कि जो भी हमने कुछ टेरिटरी को क्या कर रखा था, इंडिया ने एक्वायर कर रखा था, उन चीजों को ट्रांसफर करना है अदर टेरिटरीज को, बांग्लादेश को। और जो एग्रीमेंट हुआ है, जो प्रोटोकॉल हुआ है, और किसके किसके बीच में, बांग्लादेश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी प्रोटोकॉल है, उन चीजों को क्या करना है, उन चीजों को फॉलो करना है। तो इस मैटर को लेकर के हमें क्या करना था, इस मैटर को लेकर के बात करनी थी। अंडर दिस डील, इस डील के बीच में क्या हुआ, इंडिया ट्रांसफर्ड 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश। इंडिया ने क्या किया, 111 इनक्लेव्स को बांग्लादेश को ट्रांसफर किया। वाइल बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 11 इनक्लेव्स टू इंडिया, जबकि बांग्लादेश ने क्या किया, 51 11 नहीं, 51 इनक्लेव्स को क्या किया, इंडिया को ट्रांसफर किया। ठीक है। इन एडिशन द डील आल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशंस and the demarcation of 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच। और क्या हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पोजीशन हुई थी, ये चीजों को, ये जो इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ, ये तो बात हुई। उसके अलावे भी क्या हुआ, उसके अलावे भी ये डील हुई कि हमें जो भी एडवर्स पोजीशन में 6.1 किलोमीटर का जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, अनडिमार्केटेड बाउंड्री स्ट्रेच है, उसको भी डिमार्केट करना है। अनडिमार्केटेड जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स थी, उनको भी क्या करना है, उसको भी स्ट्रेच करना है, डिमार्केट करना है। ठीक है। फॉर दिस 3 पर्पसेस द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट। इसके लिए क्या किया गया, इन 3 पर्पस के लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट मॉडिफाई किया गया, ताकि क्या हो सके, ये 4 स्टेट, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा के लिए ये क्या किया जाए, इस अमेंडमेंट को मॉडिफाई किया गया, इस अमेंडमेंट को मॉडिफाई किया गया है। इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें रखा गया है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। द बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट इज एज फॉलो। अब इस अमेंडमेंट का बैकग्राउंड क्या है, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ए कॉमन लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर। इंडिया और बांग्लादेश के पास कॉमन बाउंड्री है लगभग कितना, 4096.7 किलोमीटर का ये कॉमन बाउंड्री इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वाइज डिटरमाइंड एज पर द रेड क्लिफ अवार्ड ऑफ 1947। इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री को डिटरमाइन किया गया था रेड क्लिफ अवार्ड 1947 के अकॉर्डिंग। अब रेड क्लिफ कौन थे, रेड क्लिफ वो थे जो कि क्या, उसको उनको ज्योग्राफी के बारे में, मींस इंडिया के ज्योग्राफी या बांग्लादेश की ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूम में बैठ करके उस बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग 1947 में क्या हुआ था, ये बाउंड्री को ड्रॉ किया गया था। ठीक है। Dispute arose out of some provision in the Redcliffe Award which were sought to be resolved through the Baghe Award of 1950। देखिए, disputes arise हुआ, जो रेडक्लिफ अवार्ड 1947 के टाइम पे जो अराइज हुआ था, उसको रिजॉल्व किया गया, उसको देखा गया, रिजॉल्व किया गया किस अवार्ड के अकॉर्डिंग, बागे अवार्ड। बागे अवार्ड 1950 में क्या कर दिया, उसको रिजॉल्व कर दिया। अनदर एफर्ट्स वाज मेड टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स बाय नेहरू नून एग्रीमेंट ऑफ 1958। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार जब इन चीजों को सेटलमेंट हुआ, उस टाइम पे नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, कब, 1958 में, ये जो डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना था। ठीक है। उसके बाद however the issue relating to division of बेरूबारी यूनियन was challenged before सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ इशू रह गए,
उस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ बेरूबारी यूनियन को लेकर के। इसका डिवीजन ऑफ बेरूबारी यूनियन के डिवीजन को लेकर के क्या हुआ डिस्प्यूट होना शुरू हुआ और उसको चैलेंज किया गया कहाँ सुप्रीम कोर्ट में। टू कॉम्प्लाई विद द ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये जो चैलेंज किया गया था बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट को, इसको कंप्लाई करने के लिए क्या किया, 9th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या हुआ, 9th अमेंडमेंट हुआ, 9th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1960 में और पार्लियामेंट के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। पार्लियामेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको पास कर दिया। ड्यू टू द कंटिन्यूअस लिटिगेशन एंड अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एट दैट टाइम the Constitution's 9th Amendment Act 1960 could not be noticed in respect of territories in former East Pakistan, presently Bangladesh। और कुछ उस टाइम के कंटिन्यूस लिटिगेशन, लगातार आरोप प्रत्यारोप के कारण क्या हुआ, इस बात को 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 को क्या कर दिया गया, उसको नोटिस नहीं किया गया, बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है। On May 16, 1974, the agreement between India and Bangladesh concerned agreement between किसके बीच में agreement हुआ, agreement between India and Bangladesh concerning the demarcation of the land boundary and related matters was signed between both the countries to find a solution to the complex nature of the border demarcation involved। मई 16, 1974 में एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इस बात को कंसर्न में लेकर के, किस बात को कंसर्न में लेके, concerning the demarcation of the land boundary, लैंड बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए इस बात को लेकर के क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कब, 16 मई 1974 में, ताकि क्या हो सके, कोई सॉल्यूशन निकल सके इन दोनों के कॉम्प्लेक्स नेचर के बॉर्डर डिमार्केशन को लेकर के, क्या हो सके मेनली क्या निकल सके, एक सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है। दिस एग्रीमेंट वाज नॉट रेटिफाइड एज इट इन्वॉल्व, इस एग्रीमेंट को रेटिफाइड नहीं किया गया। इंटर एलिया ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी विच रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मींस कहने का मतलब है कि सीधी बात भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर हमें अपना टेरिटरी को देना है, अगर हमें अपना टेरिटरी को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ये चीजें कि हमें अगर देना है कुछ भी टेरिटरी तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड। इस कनेक्शन में क्या हुआ, इस कनेक्शन में ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ा, हमें ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ा कि कौन सा प्रिसाइज एरिया है ग्राउंड पे, विच वुड बी ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफर करना है। इस ग्राउंड पे, धरती पे कौन से ऐसे एरिया है जो कि हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है इंडिया टू बांग्लादेश। ठीक है। Subsequently, the issue relating to demarcation of undemarcated boundary, the territories in adverse positions and exchange of enclaves were identified and resolved by signing a protocol on September 6, 2011। इन सारी डिस्प्यूट्स को या इन सारी इशू को देखते हुए क्या हुआ, इन सारी एडवर्स पोजिशंस को देखते हुए क्या हुआ, कुछ एक इनक्लेव्स को एक्सचेंज कर दिया जो आइडेंटिफाई किया गया, और क्या कर दिया गया, एक प्रोटोकॉल साइन किया गया। कब, 6 सितंबर 2011, 6 सितंबर 2011 में एक प्रोटोकॉल को साइन किया गया और आइडेंटिफाई किया गया और उसको एक्सचेंज करके, इनक्लेव्स को एक्सचेंज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश किया गया। ठीक है। विच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लैंड बाउंड्री, जो कि क्या करता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 1974, जो कि क्या बनाता है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंड बाउंड्री किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। द प्रोटोकॉल वाज प्रिपेयर्ड विद सपोर्ट एंड कंकरेंस ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो प्रोटोकॉल प्रिपेयर किया गया था किसके सपोर्ट से, किसके कंसर्न से, स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से। अब कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, जो बांग्लादेश के बाउंड्री से लगा हुआ स्टेट है उसी से हम कंसर्न लेंगे ना। कंसर्न हम किससे लेने जाएंगे, जो उस बाउंड्री से लगा हुआ है, जो स्टेट उस बाउंड्री से लगा हुआ है उसी से हमें क्या करना है, उसी से हमें लेना है, उसी से हमें चीजों को, उसी से हमें क्या करना है, उसी से हमें कंसर्न लेना है।
कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप राजी हो या नहीं हो, या आपका सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को करते हुए क्या करा हमने, किसकी किन किन चीजों से कंसर्न, किन किन स्टेट से कंसर्न लिया, मेघालय से लिया, असम से लिया, त्रिपुरा से लिया और वेस्ट बंगाल से कंसर्न लेकर के हमने क्या किया, प्रोटोकॉल को साइन कर दिया। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद उसके बाद की बात है, उसके बाद आती है हमारी कि जो भी स्टेट बना या जो भी यूनियन टेरिटरीज बना वो किस आधार पे बना, किस तरीके से बना। ये भी तो एक बात है ना कि हाँ चलो स्टेट तो बन गया, लेकिन वो किस आधार पे स्टेट बना, किसने बनाया उसको स्टेट, कौन कौन से स्टेट प्रिंसली स्टेट थे, कौन कौन से जगह पे क्या क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बना वो किस तरीके से बना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस India comprised two categories of political units, namely the British provinces under the direct rule of British government and the princely states under the rule of native princes but subject to the paramountcy of British crown। देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या थी, दो चीजें थी भारत में। क्या थी, कुछ बाउंड्रीज क्या थी, कुछ स्टेट क्या थे, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर थे जो कि डायरेक्टली कंट्रोल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट थे जो कि क्या थे, वो प्रिंसली स्टेट थे, वो वहां पर राजकुमार राज करते थे। लेकिन हाँ, वहां पर भी क्या थी, वहां पर भी ऊपर ऊपर से क्या था कि वहां पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़े थोड़े मीन्स अपना कंट्रोल ले रखे थे। तो दो चीजें होगी, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस होगी और प्रिंसली स्टेट होगी, दो चीजें होगी। अब इन दो चीजों में क्या हुआ, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। इसमें क्या हुआ, टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड गेव 3 ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। ये जब आया उसमें दो डोमिनियंस को क्रिएट किया गया। क्या क्या क्रिएट किया गया, इंडिया और पाकिस्तान, दो डोमिनियंस क्रिएट हो गए। अब दो डोमिनियंस क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया। क्या क्या ऑप्शन दिया गया, या तो आप इंडिया के साथ मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंडिया के साथ मिलना ही है या आपको पाकिस्तान के साथ मिलना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए तीन ऑप्शन दिया गया जब दो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जब दो डोमिनियन बन गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ये जब दो डोमिनियन बन गया तो प्रिंसली स्टेट्स को दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए गए। या तो आप क्या करो, ज्वाइन इंडिया, इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो आप क्या करो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो। ये तीन ऑप्शन दिए गए प्रिंसली स्टेट को। अब देखिए उसमें से 552 प्रिंसली स्टेट में से क्या हुआ, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्री में कितने कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। उसमें से 549 क्या कर गए, इंडिया को ज्वाइन कर गए। 549 प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गए, इंडिया को ज्वाइन कर गए। एंड रिमेनिंग थ्री, तीन बच गए। कौन कौन बच गए, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीन बच गए। अब इन तीनों को क्या करना था, इन तीनों को अपना डिसीजन लेना था। इन तीनों की अलग अलग कहानी है। इन तीनों को अपना डिसीजन लेना था कि हमें किसके साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या फिर हमें इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने इंडिया ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया। इन तीनों को इंडिया ज्वाइन नहीं करना था। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे वेयर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विथ इंडिया। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये भी इंडिया में इंटीग्रेटेड हुए। जैसे हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस एक्शन के थ्रू। ठीक है, जूनागढ़ को मिलाया गया रेफरेंडम के थ्रू, और कश्मीर को मिलाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू। इन तीनों को भी क्या कर दिया गया, इन तीनों को भी भारत में मिला लिया गया। ठीक है, उसके बाद इन 1950 1950 में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ए फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट का। स्टेट का क्या था, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब क्या क्या था उसमें से, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी स्टेट्स एंड पार्ट डी टेरिटरीज। कौन कौन से स्टेट थे, चार तरह के फोल्ड टेरिटरीज थे, चार तरह के फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन थे स्टेट के। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में क्या था, टेरिटरीज था। ठीक है,
इन ऑल दे नंबर्ड 29। इन सबको मिलाकर के इन सबको मिलाकर के 29 नंबर हो रहे थे, 29 नंबर हो रहे थे। पार्ट ए उस स्टेट को बोलते थे जो कि क्या था, गवर्नर प्रोविंसेस था ब्रिटिश इंडिया का। पार्ट ए में वो स्टेट था जो कि गवर्नर प्रोविंसेस था, वहां पर गवर्नर राज करते थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर राज करते थे। पार्ट ए में वो स्टेट था जिसमें कि गवर्नर राज करते थे ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, पार्ट बी में वो स्टेट थे जो कि प्रिंसली स्टेट थे विथ लेजिस्लेचर। पार्ट बी में वो स्टेट लाई करते थे जो कि प्रिंसली स्टेट थे विथ लेजिस्लेचर। पार्ट सी में वो स्टेट थे जो कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी में कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि वहां पर कमिश्नर राज करते थे ब्रिटिश इंडिया के, और कुछ स्टेट में प्रिंसली स्टेट था। ये पार्ट सी की बात होगी। पार्ट ए में गवर्नर राज करते थे ब्रिटिश इंडिया के। पार्ट बी में कौन राज करते थे? पार्ट बी में राज करते थे आपका प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर। प्रिंसली स्टेट के साथ लेजिस्लेचर राज करते थे। और पार्ट सी में कौन राज करते थे? पार्ट सी में राज करते थे आपका जो कमिश्नर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कमिश्नर थे वो राज करते थे, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। अब पार्ट डी में दीज पार्ट सी स्टेट्स वेर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, और ये पार्ट सी क्या करते थे? सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड करते थे। ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेर केप्ट एज द सोलिटरी पार्ट डी टेरिटरी। अंडमान और निकोबार आइलैंड को क्या कर दिया गया था? पार्ट डी में रख दिया था। क्यों पार्ट डी में रख दिया था? क्योंकि ये सोलिटरी थे, ये अकेला था। दिस फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी 1950 गिवन इन टेबल 6.1, मतलब इस टेबल में इसको दिया गया है। जैसे देखिए, पार्ट ए में कौन कौन स्टेट थे? पार्ट ए में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। ये नौ स्टेट जो थे ये पार्ट ए के पार्ट थे। पार्ट बी में कौन कौन थे? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावेंकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ये पार्ट बी में थे। पार्ट सी में कौन कौन थे? पार्ट सी में थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बिहार, कोर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 10 किसमें थे? ये 10 थे पार्ट सी में। ठीक है, और पार्ट डी में कौन थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पार्ट डी में यही थे। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये बातें हो गई, प्रिंसली स्टेट जब इंटीग्रेट हो गए, अब धीरे धीरे क्या होने लगी? अब धीरे धीरे बात हो गई कि हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे। मीन्स ये चीजें बात तो होगी, अब हमारी यूनियन में आ गई ये सारी चीजें, लेकिन अब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, हम उसको अरेंज कैसे करेंगे? उसके लिए क्या हुआ, हमारा धार कमीशन और जेवीपी कमीशन आया। उसमें से क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज प्योरली एंड हॉक अरेंजमेंट। मीन्स प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में आना, ये क्या था? ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, हॉक अरेंजमेंट था। There has been a demand from different regions, particularly South India. साउथ इंडिया से एक क्या हुआ, डिमांड अराइज होना शुरू हुआ। क्या डिमांड अराइज होना शुरू हुआ? फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मीन्स क्या करना है आपको, जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करोगे उसको लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करोगे। स्पेशली ये कहाँ से अराइज हुआ? ये साउथ इंडिया से अराइज हुआ। क्या अराइज हुआ कि हम जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे वो कहाँ से रीऑर्गेनाइज करेंगे, वो किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करेंगे? वो हम रीऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, अकॉर्डिंगली इन जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसके धार। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को क्या किया, एक कमीशन को अपॉइंट किया, जो कि जिसका चेयरपर्सन कौन थे? एसके धार, इसलिए इसको धार कमीशन भी बोलते हैं। टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस, इसलिए इस कमीशन को दिया गया, इसलिए इस कमीशन को एराइज किया गया कि आप क्या करें, आप ये जो लिंग्विस्टिक का जो डिमांड हो रहा है कि लिंग्विस्टिक के आधार पर रीऑर्गेनाइज करो स्टेट को, उसका फिजिबिलिटी क्या है, उसका मीन्स उसको किस तरीके से हम ये फिजिबल है या फिर नहीं है, इसका आप रिपोर्ट मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगा। ठीक है, द कमीशन सबमिटेड इस रिपोर्ट इन दिसंबर 1948। इस धार कमीशन ने क्या किया, इस रिपोर्ट को सबमिट किया 1948 में, दिसंबर 1948 में, एंड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। और क्या कन्विंस किया, क्या रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने रिपोर्ट में,
सेंट्रल गवर्नमेंट को धार कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि आप लिंग्विस्टिक के बेसिस पे मत स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो, आप क्या करो, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे और क्या करो, लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पे नहीं करके आप क्या करो, बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, आप किस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हो उन चीजों को, आप किस तरीके से उन चीजों को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप क्या करो, आप अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो। ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट में थी, धार कमीशन की रिपोर्ट में। लेकिन क्या हुआ, दिस क्रिएटेड मच resentment and led to the appointment of another linguistic provision committee by the Congress in December 1948। इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थे। उसके बाद 1948 में एक दूसरा कमीशन बना, itself to examine the whole question afresh। वो खुद क्या कर सकते, वो खुद क्या करना चाहते थे, वो खुद इन क्वेश्चन को एराइज करना चाहते या खुद वो क्वेश्चन को रिफ्रेश करना चाहते थे कि हाँ ये क्या करना है, ये जो धार कमीशन ने जो भी हमें रिपोर्ट सबमिट करा है वो सही है या नहीं है, इन चीजों को फिर से वो रिफ्रेश करना चाहते थे। इट कंसिस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया एंड हेंस वाज पॉपुलरली नोन एज जेवीपी कमिटी। इस कमीशन को कौन लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, और इसलिए इसको क्या बोला गया, जवाहरलाल नेहरू का जे, वल्लभ भाई पटेल का भी और पट्टाभाई सीतारामैया का पी, इस कमेटी के जेवीपी कमेटी के नाम से जाना गया। इट हैड नो चेयरमैन, इनके पास कोई चेयरमैन नहीं था और कोई कन्वेनर भी नहीं था। इट सबमिटेड इस रिपोर्ट इन अप्रैल 1949, इन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 को सबमिट किया। क्या उस रिपोर्ट में हुआ, एंड फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और फॉर्मली क्या बोल दिया गया कि ये जो लैंग्विस्टिक के बेसिस पे क्या कर दिया है, हमें क्या करना है, जो रिपोर्ट बनानी है लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हमें जो स्टेट डिवाइड करना है वो हम नहीं कर सकते, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम स्टेट डिवाइड नहीं कर सकते लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, हाउएवर इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा स्टेट, लेकिन इस बात को भी नहीं माना गया। ठीक है, अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स में आकर के क्या किया, एक नया लिंग्विस्टिक के बेसिस पे क्या किया, एक स्टेट को ऑर्गेनाइज किया, एक स्टेट को बनाया। क्या उस स्टेट का क्या नाम हुआ, आंध्रा स्टेट। ये आंध्रा स्टेट कब बना, ये आंध्रा स्टेट बना 1953 में, और किस बेसिस पे, ये लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बनाया गया। बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट, इस मद्रास स्टेट से जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसको सेपरेट कर दिया गया और एक आंध्रा स्टेट बना दिया गया। दिस फॉलोड ए प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ पोट्टा श्रीमल्लू, ए कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द काउज। अब देखिए ये चीजें हो तो गई, आंध्रा स्टेट बना दिया। अब हर स्टेट ये चाहता था ना कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड होना है, हर कोई चाह रहा था ये। ठीक है, हर स्टेट का डिमांड था, मेनली साउथ में। अब हमने आंध्रा स्टेट बना दिया, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट आंध्रा स्टेट बना दिया तब और जगह से ये आवाज उठना शुरू हो गया कि नहीं भाई, आपने अगर आंध्रा स्टेट बनाया है तो हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे अलग स्टेट बनाओ। ठीक है, उसमें से एक लोग एराइज हुए जिनका नाम क्या था, पोट्टी श्रीरामुलु। ये क्या थे, ये कांग्रेस पर्सन थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया 56 डे का, 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया कि हमें क्या चाहिए, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। ठीक है, और इनकी क्या होगी, इनकी डेथ हो गई इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब इनकी डेथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोग हैं उसमें और भी क्या होगी, गुस्सा भरेंगे, और भी गुस्सा भरेंगे, और फिर और वो डिमांड करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे, हमें क्या चाहिए, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। ठीक है, अब लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फजल अली कमीशन क्या है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956, ये देखेंगे, दो चीज।